हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। इसमें भी आप देखेंगे 3 चरण है। एक तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद का युग और उनके पश्चात का। अब आते हैं उपन्यास की यात्रा पर, हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। इसमें भी आप देखेंगे 3 चरण है। एक तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद का युग और उनके पश्चात का। तो 3 चरण बना लो। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद कालीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद पश्चात उपन्यास। उपन्यास का मतलब ये अंडरस्टूड है कि हिंदी ही होगा। अब एक एक करके हम समझेंगे। इसको ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद पश्चात है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेमचंदोत्तर भी कह सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर का मतलब क्या है, उनके बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। 1882 से 1916 के बीच में जो रचनाएं लिखी गई वो इसी वर्ग में आएंगी। प्रेमचंद पूर्व ये हिंदी उपन्यास का बहुत प्रारंभिक काल था, आरंभिक चरण था। क्या क्या होगा यहां आप सब जानते हैं कि आदर्श होगा, रोमानियत होगी, ये सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन धीरे धीरे 1916 तक आते आते आप देखेंगे कि यहां पर ये चीजें कम होती जाएंगी। स्टार्टिंग में तो खूब दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जब भी कोई चीज शुरू होती है तो शुरू होते समय तो उसमें वो चीजें जो पीछे से हैं वही सब दिखेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें अपना कलेवर बदलती हैं। वैसे ही हिंदी उपन्यास पहले चरण में 1882 से 1916 तक आते आते यथार्थ दिखना शुरू होगा, कल्पनाएं कम होने लगेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर परिपक्व उपन्यास भी लिखे जाएंगे। धीरे धीरे अब लोग 1916 तक आते आते ऐसे भी उपन्यास लिखेंगे जहां पर यथार्थ ज्यादा गहराई से दिखाई देगा। और अगर आप देखें तो उपन्यासों को भी पहले चरण में 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सुधारवादी उपन्यास, दूसरा मनोरंजन वाला उपन्यास और तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास। ये 3 तरह के उपन्यास आपको दिखाई देंगे इस चरण में। सुधारवादी या तो कुछ सुधार की बात होगी, सुधारवादी मानसिकता होगी, उससे जुड़ा हुआ उपन्यास होगा, या वो मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा जाएगा, या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर लिखा जाए। अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो बहुत सारे उपन्यास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर लिखे जाते हैं। जैसे दिव्या को देख सकते हो, उसमें इतिहास का आवरण लेकर पीछे की बात बताई गई है और इसीलिए वैसी ही शब्दावली भी रखी गई है। तो 3 तरह की चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगी यहां पर। अब सुधारवादी उपन्यास में सबसे पहले बात करते हैं कि सुधारवादी उपन्यास या नैतिक उपन्यास क्या होता है। नैतिकता की बात, जैसे आपने देखा कि जो फिल्लौरी की रचना थी भाग्यवती, उसमें क्या था कि ऐसा एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि भारतीय महिलाओं के लिए एक पोथी है वो, और इस पोथी से ही महिलाएं अपने गृहस्थ जीवन का धर्म ग्रहण करेंगी। तो इस समय ऐसी रचनाएं हैं। ये मूलतः धर्म सुधार और नव जागरण की प्रेरणा से इस प्रकार की रचनाएं की गई हैं। और यहां पर वही लोग दिखाई देंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी हैं। उनके सहयोगियों में कौन है, श्रद्धाराम फिल्लौरी। वैसे ही लिखेंगे कि जहां पर कुछ बड़े आदर्श स्थापित करना हो कि महिलाएं हमेशा, आज की नहीं, हमेशा महिलाएं जब भी गृहस्थ धर्म की बात करेंगी तो भाग्यवती उनके लिए एक बड़ा प्रेरणा देने वाला रहेगा। ये सांस्कृतिक और सामाजिक पतन जो हो रहा है समाज का, कि संस्कृति के आधार पे कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपकी संस्कृति खराब है। अंग्रेजों ने तो सबसे पहले यही बोला ना कि आप जंगली हो, आप जंगल से आए हो। हम क्यों आए हैं, हम आपको सभ्य बनाने आए, सिविलाइज करने आए। आप लोग बड़े ही मूर्ख टाइप के लोग हो। लॉर्ड मैकाले कहता है कि यूरोप के पुस्तकालय की अलमारी का एक सेल्फ भारत और अरब के पूरे साहित्य से बढ़कर है। तो अब आप देखोगे इस समय अपनी संस्कृति का जो क्षरण हो रहा है, जो सामाजिक पतन हो रहा है, उसके ऊपर आवाज उठाई गई। ये जो नैतिकतावादी रचनाएं हैं, जो सुधारवादी रचनाएं हैं कि हमारी संस्कृति अच्छी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखोगे तो भारत दुर्दशा में लिखते हैं कि हमने दुनिया को ज्ञान दिया, हमने दुनिया को हर चीज दिया, और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अंग्रेजों के पैरों के पास बैठ के रो रहे हैं।
भारतेंदु जी ऐसे नहीं लिख रहे हैं, और वो उन्हीं के साथी हैं श्रद्धाराम, तो वैसे ही कुछ लिखेंगे। तो इस चरण के जो रचनाकार हैं वो सांस्कृतिक और जो धार्मिक सामाजिक जो भी पतन हो रहा है उसके ऊपर लिखेंगे। इसके अलावा और क्या लिखेंगे? भारतीय महिलाओं के बारे में लिखेंगे, हिंदू जीवन शैली के बारे में लिखेंगे कि हिंदुओं का जीवन कैसा है। और इसके अलावा इनकी रचनाओं में यथार्थ बहुत कम दिखाई देगा। आदर्श, हम ये थे, हम क्या हो गए आज, तो क्या हो गए आज इसी पे ही समस्या है। आप वो थे तो फिर क्यों हो गए ऐसा? आपने परिवर्तन नहीं किया, आपको मंडूक थे। भारत में 200 वर्ष अंग्रेज रहे, तो क्यों रहे? क्योंकि हमने रहने दिया। अफगानिस्तान में तो नहीं रह पाए, चीन में तो नहीं रह पाए। भाई अगर यही बात सत्य होती तो हर जगह रुके रहते। जहां का समाज संगठित था, एकत्रित था, वहां पर अंग्रेज सफल नहीं हुए। जहां का समाज बटा हुआ था वहां उनको सफलता मिली। ठीक है, तो इस चरण में आप देखेंगे कि यहां जो रचनाएं लिखी गई हैं उसमें आदर्श, सुधार, नैतिकता की बातें बहुत रखी गई। इसमें बहुत सारी रचनाएं आ सकती हैं। जो श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना तो आएगी ही, परीक्षा गुरु भी इसी श्रेणी में ही आएगा। इसके अलावा निसहाय हिंदू, एक लेखक है, उन्होंने लिखा राधा कृष्ण दास, निसहाय हिंदू। हिंदू इस समय बड़ा ही सहायता की उसको आवश्यकता है, उसका कोई सहारा नहीं है। और 100 अजान एक सुजान, मतलब 100 हाँ, एक अनार है और 100 बीमार है, ऐसे ही समझ लो। तो इस तरीके की रचनाएं लिखी जा रही हैं जहां ये सब बातें रखी गई। अब मनोरंजन परक, एक तो ये उपन्यास का चरण हो गया जिसको देख लिया आपने। अब दूसरा आ जाइए मनोरंजन परक। इसमें क्या है? ऐसे उपन्यास लिखे जाएंगे जिसमें आपको आनंद आए, ताली बजाने लगे, आप हंसने लगे, वाह मजा आ गई। तिलिस्म, अय्यारी और जासूसी। जासूसी में क्या हुआ, उसकी हत्या किसने की, क्यों की, कलाकारी पूरी। हत्या करके चाकू वहां ही क्यों फेंका, चाकू वहां है तो मुजरिम वहां ही होगा। तो जासूसी किस्म के। तिलिस्म का मतलब क्या है? रहस्य। मैंने आपको बताया था तिलिस्म मतलब ही होता है रहस्य। अय्यारी, जादू, कुछ भी हो गया, अचानक ही कोई कुछ नहीं था, जा रहे थे, अचानक ही सागर आ गया। अलिफ लैला अगर देखोगे तो वहां पे भी खूब दिखाई देगा तुमको। तिलिस्म, अय्यारी, चंद्रकांता देखोगे तो वहां भी खूब दिखाई देगा। अचानक जिन्नात आके खड़े हो जाएंगे, मैं तुम्हारे हाथ काट ले जाऊंगा। तो ऐसे भी उपन्यास लिखे गए, ऐसी भी रचनाएं लिखी गई। तो तिलिस्म शब्द जो है ये एक यूनानी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इंद्रजाल, जादू। जहां छिपाव है वहीं जादू है। कुछ न कुछ जादू करने वाला कुछ न कुछ आदमी जरूर करता है। कैसा शब्द है तिलिस्म? यूनानी शब्द है, और ये बेसिकली बना है टेलिस्मा से। टेलिस्मा से बना है और बाद में ये तिलिस्म हो गया। अर्थ क्या होता है इसका? जादू या इंद्रजाल। आप कभी किसी मेले में जाएंगे तो उसमें आता है ऐसा लिखा कि इंद्रजाल में आइए। इंद्रजाल, जाएंगे फंस जाएंगे, वो आप ही के पेट में से कुछ निकाल देगा। एक सिक्का कहेगा उसको छुओ, जैसे ही छूने जाओगे कहेगा कि वो पैसा तो गायब हो गया। कि रसगुल्ला खाओगे? तुमने कहा हाँ, आपको दिख रहा है रसगुल्ला, लेकिन जैसे उठाए वो हो गया मिट्टी। इंद्रजाल है। दूसरी चीज अय्यारी क्या होता है? अय्यारी का भी वास्तविक अर्थ समझ लो। अय्यारी एक बेसिकली शब्द है अरबी भाषा का। अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो ऑलराउंडर हो। कैसा हो? हर फन मौला, हर फन का मौला हो, और वो जादुई किस्म का हो। कभी यहां गायब हो जाए, कभी वहां पे आ जाए, कभी तुमको यहां भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है। अय्यारी का मतलब क्या होता है? हर फन मौला या जादुई किस्म का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जादुई किस्म का हो। तो इस समय आप देखेंगे तो जो रचनाएं हैं वो बेसिकली तिलिस्म से जुड़ी हुई, अय्यारी से जुड़ी हुई और जासूसी घटनाओं से जुड़ी हुई रचनाएं साफ साफ दिखाई देंगे। अब आप देखेंगे कि ये रचनाएं ऐसी होंगी कि जहां पर कहानियां ऐसी लिखी जाएंगी कि अपने आप में मनोरंजन होता रहे, मजा आता रहे, लेकिन कार्य कारण का कोई संगति नहीं दिखाई देगी। जैसे कार्य कारण का सिद्धांत क्या है, इस बात को समझिए, ये बड़ा दर्शन का मूल प्रश्न है। हर कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य होता है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ठीक, अगर सागर है तो वहां जल होगा। ठीक है,
तो कार्य कारण की संगति यहां नहीं दिखेगी, यहां कुछ भी हो सकता है, जा रहे थे अचानक खाई आ जाएगी। तो इन उपन्यासों में, इन रचनाओं में कार्य कारण की संगति नहीं दिखाई देगी। तो कार्य कारण की संगति यहां पर आपको साफ नहीं दिखती है, तो कार्य कारण की संगति नहीं है। इसके अलावा यहां जो भी व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, वो कई ऐसी अप्राकृतिक शक्तियों का स्वामी होगा कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी ला सकता है, किसी की भी गर्दन को जोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब कुछ यहां दिखाई देगा, अलौकिक होगा, और उसके पास इतनी हथियार, ऐसे अस्त्र शस्त्र होंगे कि वो किसी का भी सामना कर सकता है। या तो कोई ऐसी जो तलवार होगी जो सिंदबाद का जो जहाजी है उसके पास है, उस तलवार के रहते कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजें वहां, अलौकिक शक्तियां उस नायक के पास होंगी। यहां पर जो उपन्यास लिखे जाएंगे मनोरंजक, एक तो कार्य कारण की श्रृंखला नहीं होगी, दूसरा जो नायक होगा वो अलौकिक शक्तियों का स्वामी होगा, वो कुछ भी कर सकता है, पाताल में जा सकता है, जो चीज तुम नहीं कर सकते वो सब कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो उपन्यास होते हैं इसमें रोमांच पैदा करने की बड़ी शक्ति होती है। जब आप इसको देखेंगे आपको लगेगा हाँ काश ऐसा हो जाता। तो रोमांचकारी होते हैं और कल्पनाएं खूब होती हैं। अचानक परियां उतर आएंगी, वो उड़ते हुए आएंगी, आपको प्रेम हो जाएगा उससे, फिर आप उसको जाने ही नहीं देंगे। ये सब चीजें इसमें दिखेंगी। जो पुराने सीरियल थे वो इसीलिए इसी तरह के थे। उसका पंख जल जाएगा, फिर नायक प्रयास करेगा नहीं मैं तुमको लेके जाऊंगा, तुम कहां से आई हो, फिर वो अपनी तलवार निकालेगा और उससे ऐसे ऐसे करते हुए उसको आगे बढ़ जाएगा लेके आकाश में उड़ता हुआ। ये सब चीजें, यथार्थ की तो छाया भी नहीं दिखाई देगी, यथार्थ को ये लाना ही नहीं चाहते हैं। तो यहां पर आपको ये सब चीजें दिखाई। जासूसी उपन्यास पे आओ। जासूसी उपन्यास में जादू वादू तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रहस्य बहुत होगा। तिहरा मर्डर केस, अचानक किसी कमरे में पहुंचे और 3 लाशें दिखाई दी। वो 3 लाशें कब की पड़ी हुई हैं, उसे किसने मारा, कमरा चारों तरफ से बंद है तो मारने वाला कैसे निकल गया। अब इस तरह की जो रचना होगी वो कैसी होगी, जासूसी। अब जासूस जो क्या करेगा, अब हत्या किसने किया उसके लिए ऐसे ऐसे खतरे उठाएगा, ऐसे ऐसे काम करेगा। आखिर कौन हो सकता है हत्यारा, बगल का नौकर, किस मकान का पुराना मालिक, क्या उसके वो जो महिला थी उसके साथ कोई संबंध तो नहीं थे। वो सबको चेक करेगा, जितने लोग पात्र हैं सबके साथ सबको मिला के चेक करेगा। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि उसके सामने खूब खतरे आएंगे। कोई इसको मारने का प्रयास करेगा, कोई इसको धक्का दे देगा, फिर भी वो सच को सामने लाएगा। ये भी खूब चला, ऐसे भी उपन्यास खूब चले। तो यहां पर सच को ढूंढकर निकालने की बात होगी। चंद्रकांता अगर आप देखें तो देवकी नंदन खत्री ने लिखा था, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इसमें खूब जादुई, अय्यारी, तिलिस्म सब कुछ भरा हुआ है। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी, इन्होंने लिखा तिलिस्मी महल। उस महल में घुसे अचानक ही कुछ होने लगता है, महल ही हिलने लगेगा, महल ही बोलने लगेगा, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें गोपाल राम गहमरी, सरकटी लाश, लाश तो पड़ी है लेकिन उसका कोई सर ही काट ले गया। कौन हो सकता है इतना खतरनाक हत्यारा, आखिर क्यों वो सर ले गया, उस सर के ही ऊपर पूरी रिसर्च हो जाएगी। इसके अलावा जासूस पर जासूसी, ये सब इस तरह की रचनाएं लिखी गई। अब आइए ऐतिहासिक पर। तीसरे प्रकार में ऐसे उपन्यास इस चरण में आते हैं जो ऐतिहासिक थे। इतिहास का प्रयोग क्यों किया जाता है, 2 इसके मुख्य कारण हैं। पहला, नव जागरण की चेतना को लेकर आना कि हम क्या थे, कैसे और आगे बढ़ेंगे। तो नव जागरण की चेतना को इतिहास की गौरवमय शैली में रखा जाए, गौरव के आधार पर रखा जाए। और इसीलिए इतिहास में बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने नारी और जो पुरुष के प्रेम को एक आवरण के रूप में रखा, बाकी वहां पे कंटेंट ऐसे रखा कि हमारा मूल जो था वो सबके सामने आ जाए, हम क्या थे वो सबके सामने आ जाए। इसीलिए अगर आप छायावाद को देखोगे, जो छायावाद हिंदी साहित्य में आया उसके मूल में क्या था, कभी कभी कोई बातें हम खुल के नहीं कह सकते, उसके लिए हमें आवरण की जरूरत पड़ती है। इसीलिए छायावाद में
आपको बिंब या प्रतीक के माध्यम से कुछ कहा जाता है, सीधे नहीं कहा जाता। उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि वो सीधे कहना हमारे लिए साहस का विषय नहीं था, या हमारे पास साहस नहीं था। तो यहां आप देखोगे ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर बहुत सारी बातों को उठाया गया। और यहां किशोरीलाल गोस्वामी की कुछ रचनाएं देख सकते हैं। रजिया बेगम, आदर्श रमणी। अगर रजिया बेगम उपन्यास को देखो तो उसमें यह दिखाया गया है कि एक महिला कैसे अपने शासन को संभालती है, कैसे उसने अपने सम्मान को बचाने का प्रयास किया। तो इस तरह की रचनाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिश्र बंधु ने लिखा वीरमणि, वीरता की कहानियां ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। और बृजनंदन सहाय की एक कहानी है लालचीन। तो कुछ इस तरह की कहानियां जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर लिखी गई, जिसमें यही मूल भावना है कि कैसे हम चीजों को बेहतर करें, कैसे अपनी बातों को रखें।